हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था एसी थ्योरी। उसके बारे में अपने एक वीडियो पहले बना चुके हैं और पिछले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, ये किस प्रकार होती है, किस प्रकार चलती है, इनके बारे में सामान्य बातें अपन ने पिछले वाली वीडियो के अंदर कर ली थी। और इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे अपने करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल जो देखा था कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, इसके अलावा एसी ज़्यादा खतरनाक होती है या डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करेंगे। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो देखिए, ये चैप्टर है एसी थ्योरी, उसी का पार्ट है ये। तो मैं यहाँ पर थोड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन यहाँ पे जान लेते हैं। ये वाला जो वीडियो रहेगा वो अपना एसी थ्योरी का ही पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है एसी थ्योरी का, ठीक है ना। तो देखिए, एसी के बारे में बात कर लेते हैं। एसी क्या होती है, मैंने आपको जो पिछले वाला वीडियो अपना रहा था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो बार बार चेंज होती है, अपनी दिशा बार बार क्या करती है, चेंज करती है, वो क्या कहलाती है अपने पास, एसी कहलाती है। एसी बार बार क्या करती है, अपने कभी प्लस में जाती है, कभी माइनस में जाती है। इसके साथ साथ वो क्या कर लेती है, अपना मान भी चेंज कर लेती है। परंतु डीसी मान ना तो मान चेंज करते ना ही दिशा, कभी कभी मान चेंज कर लेती है पर दिशा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। वो क्या कहलाती है, अपने पास डीसी कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसी और डीसी में अंतर का। ये मेरे पास क्या है एसी, ये मेरे पास क्या है डीसी, ठीक है। तो दोनों के अंतर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसी में क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसको बोलते हैं, साथ साथ मैं बता देता हूँ। ये जो साइकिल चलती है इस प्रकार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार ये चीज़ें जो चलती हैं ये क्या कहलाती है, आवृत्ति। और आवृत्ति होती है 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो एसी के अंदर कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होती है। अब कितनी होती है अपने को पता नहीं है, पर होती है कुछ ना कुछ, इसके अंदर आवृत्ति होती है। परंतु इसके अंदर डीसी के अंदर आवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब डीसी के अंदर आवृत्ति का मान क्या होता है, 0। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन देखने को मिले कि डीसी के अंदर आवृत्ति का मान होता है तो कितना होगा, 0 होगा हमेशा, क्योंकि डीसी हमेशा क्या चलती है, स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है, इसलिए वहाँ पे आवृत्ति का मान क्या होता है, हमेशा 0। अब एसी के अंदर आवृत्ति होती है, अपने इंडिया में जो आवृत्ति रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 50 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, साइकिल प्रति सेकंड भी बोला जा सकता है, किसको, हर्ट्ज को। अब हर्ट्ज यहाँ पे क्या एक वैज्ञानिक का नाम था ये, और परंतु वैज्ञानिक के नाम पे इसका मान रख दिया, परंतु यहाँ पे क्या रियलिटी में क्या था, ये साइकिल प्रति सेकंड ही था, ठीक है ना। तो अपने इंडिया में कितनी आवृत्ति है, लगभग 50, और अमेरिकन जो देश हैं उनके अंदर कितनी है, लगभग 60 हर्ट्ज। अब वहाँ पे ये होने की वजह ये हो गई, वो क्या है, वहाँ पे जो देश है वो है विकसित देश, पर तो अपने इंडिया क्या है, अभी विकासशील देश है। तो वहाँ पे अपने जितने भी इक्विपमेंट बनाए गए हैं लगभग कम आवृत्ति के ऊपर बनाए गए हैं, और धीरे धीरे लगभग बढ़ाकर 60 हर्ट्ज तक किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो टॉलरेंस जो होती है लगभग 5% होती है, 5% घट भी सकती है, 5% बढ़ भी सकती है। यानी कि जो अपने जितने भी इक्विपमेंट आते हैं सारों पे जो आवृत्ति जो आती है लगभग 50 हर्ट्ज पे काम करने वाले इक्विपमेंट होते हैं, उनके ऊपर अगर 5% आवृत्ति घटा दी जाए या 5% बढ़ा दी जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा अंतर आ गया तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे मोटर घूम रही है तो मैं उसको दे रहा हूँ 50 हर्ट्ज दे रहा हूँ, तब मोटर सही रोटेट कर रही है। और उसको मैंने क्या कर दिया, 52 कर दिया, तो भी मोटर रोटेट करेगी, सही ढंग से करेगी। और मैंने उसको 56, 57 या 60 कर दिया तो वो मोटर क्या हो जाएगी, आपकी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो सही ढंग से काम में नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे टॉलरेंस कितनी होती है अपने इंडिया में, लगभग प्लस माइनस 5%, 5% घट भी सकती है और 5% बढ़ भी सकती है। ये था पहला दोनों के अंदर डिफरेंस। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें अपन, एसी की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था टेस्ला, निकोला टेस्ला, ठीक है ना। एसी की खोज किसने की थी, निकोला टेस्ला ने की थी। और डीसी की खोज किसने की थी, एडिसन ने। ये भी आप ध्यान रखें, डीसी की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था एडिसन और एसी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, टेस्ला, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, इसको फैराडे भी मान लेते हैं कि मतलब कुछ बच्चे ये ध्यान रखते हैं फैराडे ने खोज की थी एसी की। एसी खोज फैराडे ने नहीं की, एसी खोज किसने की थी, टेस्ला ने, ठीक है ना। टेस्ला एक बड़ी कंपनी भी है आज, जो कारों की कंपनी है, ठीक है।
इसके अलावा बात करें अपन, तो इसके अंदर एसी के अंदर पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। पावर लॉस क्या होता है, जो पावर लॉस होता है यानी वो क्या होता है, कम। परंतु डीसी के अंदर पावर लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखें। और डीसी हमेशा सीधी चलती है, एसी में बार बार क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसकी वजह से एसी को कभी स्टोरेज नहीं किया जा सकता। ये बात मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी, इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता, परंतु डीसी को स्टोरेज किया जा सकता है। स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है ना। एसी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता और डीसी को स्टोरेज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव, यानी ये जो साइकिल चलती है वो कभी प्लस के अंदर जाती है, कभी माइनस के अंदर, कभी प्लस के अंदर, कभी माइनस के अंदर। अरे एक ही जगह प्लस माइनस दोनों हो गए, यानी कि विपरीत स्वभाव वाले दोनों हो गए आवेश, कभी प्लस वाला आवेश आएगा कभी माइनस वाला, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, यानी कि शून्य कर देंगे, उदासीन, क्या करते हैं, शून्य। तो इसलिए एसी कभी स्टोरेज नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंत में बात जरूर करेंगे। यानी कि एसी जो अपने पास होती है वो क्या होती है, घातक ज़्यादा होती है। घातक क्या होती है, ज़्यादा, और ज़्यादा दूरी तक ये चल सकती है, ठीक है ना। परंतु डीसी क्या होती है, घातक कम होती है और इसके साथ ही ये कम दूरी पर चलती है, कम दूरी पर चलती है। घातक क्या होती है, ज़्यादा होती है एसी और ज़्यादा दूरी पे चल सकती है। डीसी जो होती है वो घातक क्या होती है, कम और कम ही दूरी पर ये चलती है, ठीक है। इसके बारे में अपने इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा था कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मतलब कन्फ्यूज भी रहते हैं कि एसी ज़्यादा खतरनाक होती है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा जहाँ से आप सिद्ध भी कर सकते हो कि रियलिटी में ये एसी ज़्यादा खतरनाक होती है कि डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, ये आप खुद ही सिद्ध कर सकते हो। अब जो अगला वाला जो पॉइंट है वो ये है, अपने पास जो एसी होती है इसको डीसी में, यानी एसी से डीसी में परिवर्तन करना क्या होता है, आसान होता है, आसान होता है। परंतु डीसी को एसी में बदलना क्या होता है, कठिन। डीसी टू एसी में वापस जाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अब ये कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एसी को अगर डीसी में आपको बदलना है तो एक छोटा सा इक्विपमेंट, छोटी सा मतलब एक इक्विपमेंट लगेगा जिसका नाम है दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी, यानी इसको अपन डायोड भी सामान्यतः बोलते हैं। अगर डायोड के उपयोग से अपन एसी को डीसी में बदल सकते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर डीसी को अगर एसी में आपको बदलना है, यानी डीसी से वापस कहाँ पे जाना है आपको, एसी में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्किट लगाने पड़ेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और डायोड हो गया, ट्राइक हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे लागत का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे लागत क्या आती है, कम। एक डायोड की कीमत लगभग 1-2 रुपये रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। तो ये क्या होता है, आसान होता है। और डीसी को एसी में बदलना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। अगला पॉइंट आता है, एसी के अंदर अगर अपन एचएल की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, अगर अपन जो इंसुलेटर उपयोग लेते हैं, जैसे तार हो गया, तार के ऊपर अपन क्या चढ़ाते हैं, इंसुलेशन चढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर अपन एसी के अंदर इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो अपन लागत क्या है कि ज़्यादा इंसुलेशन चढ़ाना पड़ेगा वहाँ पर, बढ़िया मतलब बढ़िया क्वालिटी का इंसुलेशन वहाँ पर लगेगा। अब बढ़िया क्वालिटी का लगेगा, लागत भी क्या है कि ज़्यादा। तो वो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीक वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। इसके बारे में और इसके बारे में अपन साथ में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी इस वीडियो के अंत में इसकी पिक वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंसुलेशन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो लागत का मान भी क्या आएगा, ज़्यादा। पर यहाँ पे इंसुलेशन क्या लगता है, कम लगता है। अब कम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चलती स्ट्रेट, सीधी चलती, आवृत्ति तो इसके अंदर होती नहीं है। अब आवृत्ति नहीं होती तो पिक वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। चाहे आपकी आरएमएस वैल्यू हो और चाहे पिक वैल्यू, सभी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे लागत का मान क्या रहता है, कम। अब पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ये सारी क्या होती हैं, इनके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो अपन इसके जस्ट आगे वाला वीडियो के अंदर इन सब के बारे में अपने बातें करने वाले हैं कि पिक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, औसत वैल्यू क्या होती है, सब के बारे में, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें उत्पादन की। भाई एसी का उत्पादन होता है, डीसी का भी उत्पादन होता है। तो अपने जो एसी जो होती है इसका उत्पादन होता है ज़्यादा वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको वीडियो को रोक के नोट्स इसके बना सकते हैं।
देखिए एसी का जो उत्पादन है वो क्या होता है, उच्च वोल्टेज भी उत्पादन होता है, उच्च में हाई वोल्टेज 11 या 33 के भी वोल्टेज भी इसका उत्पादन सामान्यतः होता है। परंतु डीसी जो वोल्टेज होती है इसका उत्पादन ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसके बारे में बता देता हूँ। इसका लगभग 650 वोल्टेज तक क्या होता है उत्पादन, इससे ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं होता। अब जो एसी है अपने पास, मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे पास क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, चुंबकीय पोल एन और एस पोल। उनके बीच में अगर मैं चालक को घुमाता हूँ तो वो चालक कभी एन के पास जाएगा, कभी एस के पास। अगर मैं वहाँ पे चालक को न घुमा के इस प्रकार कर दूँ, जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया था, ये मेरे पास एन पोल था, ये मेरे पास एस पोल था, यहाँ पे मैंने क्या घुमाया था, चालक। ये वाला भाग कभी एन के पास कभी एस के पास जा रहा था, ठीक है। अगर मैं इस चुंबक को चारों तरफ घुमा दूँ, यहाँ पे चालक रख लूँ स्थिर, इस चुंबक को ऐसे घुमा दूँ चारों तरफ, तो ये एन वाला भाग एक बार इसको टच करेगा, एक बार इसको टच करेगा, दोनों भागों को टच करेगा, तो यहाँ पे क्या पैदा होगी, एसी। तो यहाँ पे चुंबक को घुमा के ज़्यादा ईएमएफ पैदा किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आर्मेचर को नहीं घुमाया जाता एसी के अंदर। एसी के अंदर किसको घुमाया जाता है, इन पोलों को, ठीक है। पर डीसी के अंदर क्या होता है, अपने डीसी चाहिए बाहर। अब डीसी चाहिए तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो अपने को यहाँ पे उसकी गति क्या रखी जाती है, कम। अब गति कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि अपने दो बल होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है विकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वो बल होता है जिसका जो फोर्स लगता है वो कहाँ पे लगता है, बाहर की तरफ। और अभिकेंद्रीय बल का मतलब ये होता है अगर किसी चीज़ को घुमाया जाए तो उसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। आपने कई बार आपने देखा होगा धागे से अगर मैं पत्थर को बांध देता हूँ, घुमाता हूँ, उसका बल कहाँ पे लगता है, बाहर की तरफ। वो बाहर की तरफ घूमता है सीधा, ठीक है। और अगर अपन उसको रोक लें एक बार, मतलब घुमाते हुए अपन रोक लें उसको, तो उसका बल कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ। वो जो पत्थर था अपने पास वो अपनी तरफ आने की कोशिश से करेगा, यानी केंद्र की तरफ। वो तो हो गया विकेंद्रीय बल। और बाहर की तरफ बल लगता है वो कौन सा हो गया, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अपने अगर डीसी मोटर का आर्मेचर घुमाते हैं तेज गति पर तो वहाँ पे कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल, यानी कि फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर की तरफ। और डीसी जो मशीन है यानी जो जनित्र है अपने पास, उसकी वाइंडिंग उखड़ कर कहाँ पे आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, खराब। इसीलिए इसका आर्मेचर क्या घुमाया जाता है, कम गति पर। इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टता में परिवर्तन। एसी की जो वोल्टेज होती है इसकी वोल्टेज में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। वोल्टेज में परिवर्तन आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज में परिवर्तन है वो आसानी से यहाँ पे नहीं कर सकते। वोल्टेज में परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते। अब कैसे, अगर एसी की वोल्टेज में परिवर्तन करना है तो अपने जितनी भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह मशीनें वगैरह होती हैं, वो एसी भी आसानी से काम कर जाती हैं। अब क्यों करती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन। एसी के अंदर बार बार बदलने वाला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर वगैरह क्या कर जाते हैं, काम में कर जाते हैं आसानी से। इसके अंदर फिक्स क्या बनेंगे, पोल बनेंगे। अब अगर फिक्स पोल बन गए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कटेगा नहीं और यहाँ पे ज़्यादा ईएमएफ पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग के माध्यम से क्या बदला जा सकता है, आसानी से वोल्टेज में चेंज किया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए तो आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पर तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर यहाँ पे काम में नहीं करेगा। और ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया वहाँ पे तो ट्रांसफार्मर जल के नष्ट हो जाएगा। तो ये बातें थी अपन भाई एसी और डीसी में परिवर्तन की। अगर आपको बूस्टर के रूप में, बूस्टर मतलब होता है वर्धक, वृद्धि करने वाला, यानी कि जो इसकी वोल्टेज में खपत होती है उसको अपन वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ट्रांसफार्मर के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है। और इसमें अपने क्या लेना पड़ेगा, सीरीज जनित तार, डीसी सीरीज जनित तार। ये क्या करेगा, सीरीज में जुड़ेगा और वोल्टेज के मान में जो कमी होती है, अपन मान लीजिए यहाँ से आगे तक वोल्टेज पहुँचा रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, तार आएगा, चालक। अब चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो वो चालक भी क्या खाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज वहाँ पे खपत करेगा। अब जो वोल्टेज खपत हुई है वहाँ पे उसमें वृद्धि करने के लिए अपन यहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। पर तो यहाँ पे किसका उपयोग करना पड़ेगा, सीरीज जनित तार। अब अगर सीरीज जनित तार का उपयोग करेंगे तो अपने उसको घुमाने के लिए प्राइम मूवर की भी जरूरत पड़ेगी, तो लागत का मान क्या आएगा, ज़्यादा वहाँ पे आएगा। और इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर घूमने वाला कोई भी भाग नहीं होता, तो यहाँ पे लागत का मान भी क्या आता है, कम आता है, ठीक है। ये था
दोनों के बीच में अंतर। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि AC ज़्यादा फायदेमंद है या DC ज़्यादा फायदेमंद है। तो मेरे हिसाब से हर जगह मुझे AC ज़्यादा फायदेमंद लगी, और आपको शायद इनमें से पता नहीं कौन सी लगी होगी, तो आप हमें बता सकते हैं आपको ज़्यादा फायदेमंद कौन सी लगी। अब बात करते हैं AC ज़्यादा खतरनाक होती है या DC ज़्यादा खतरनाक होती है उसके बारे में। देखिए, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि AC ज़्यादा खतरनाक होती है, DC ज़्यादा खतरनाक। कोई तो AC को ज़्यादा खतरनाक बता देता है, कोई DC को ज़्यादा खतरनाक बता देता है। अब वो रियलिटी में होता है क्या, उसके बारे में आपको 3 पॉइंट बताऊँगा। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के माध्यम से आप ये बात बता सकते हो कि AC ज़्यादा खतरनाक होती है या DC ज़्यादा खतरनाक होती है, आम सी भाषा में। ठीक है, तो देखिए 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। ये मेरे पास क्या है? AC। ये मेरे पास क्या है? DC। ये 1 नंबर पॉइंट है। ठीक है, AC के अंदर क्या होती है? आवृत्ति होती है। अभी मैंने बताया था आवृत्ति क्या होती है। 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है? आवृत्ति होती है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसके अंदर आवृत्ति का मान क्या होता है? 0। अब 0 आवृत्ति हो गई तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या कोई तार जा रहा है, इसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कौन सी बात हूँ? DC। इसके अंदर कौन सी बह रही है? DC। तो मैंने इसके क्या लगा दिया? हाथ लगा दिया। अब इसके अंदर आवृत्ति तो होती नहीं है, और अगर आवृत्ति नहीं हुई तो इसके अगर मैंने हाथ लगा दिया तो मैं चिपका हुआ इसके रह जाऊँगा, छूटूंगा नहीं। मतलब ये मुझे छोड़ेगी नहीं वापस। जैसे मतलब अगर मैं फेविक्विक लगा के या गोंद लगा के चिपका लेता हूँ, चिपक जाऊँगा, हिलूंगा नहीं यहाँ से। तो इसी प्रकार DC का अगर हाथ लग जाए गलती से तो वो अपने चिपकाए हुए रखेगी, छोड़ेगी नहीं। ठीक है, पर तो AC में क्या होता है? वो चिपका भी नहीं रखेगी। अपने इंडिया में आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 है इंडिया के अंदर आवृत्ति। तो 1 सेकंड में 50 बार छोड़ेगी, 50 बार ही पकड़ेगी। यानी कि जितनी आवृत्ति होगी उतनी बार छोड़ेगी, उतनी बार अपने को पकड़ेगी। जिस प्रकार अपनी जो लाइटें होती हैं उनके अंदर 1 सेकंड में वो लाइटें 50 बार बंद होती हैं, 50 बार जलती हैं, पर तो अपनी जो आँखें होती हैं उस लाइट को पकड़ नहीं पाती। उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है? बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसकी वजह से उसकी गति को पकड़ पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। पर DC के अंदर क्या होता है? गति का मान थोड़ा कम होता है, और साथ में इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है, अगर AC को अपन मतलब कम कर दें, वोल्टेज को अगर कम कर देते हैं तो अपने को चस ऐसे दिखाई देता है, यानी जलता हुआ बुझता हुआ दिखाई देता है। वो इसी वजह से देता है। यहाँ पे क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, और DC के अंदर आवृत्ति मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे बात ये निकल कर आती है, अगर अपन DC का हाथ लगा दिया तो अपना हाथ वहीं से जलेगा जहाँ से अपना हाथ इस DC को टच किया है, और कहीं से भी अपना हाथ है नहीं जलने वाला। परंतु अगर अपन ने AC का लगा दिया हाथ, तो हाथ लगाया अपन ने तो पूरी बॉडी जलकर क्या हो जाएगी? नष्ट। ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। पूरी बॉडी जलकर क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। यानी कि पूरी बॉडी के लिए बॉडी के लिए खतरनाक रहती है ये वाली चीज़। यानी AC अगर अपना हाथ लगाते हैं तो पूरी बॉडी पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, और पूरी बॉडी को जलाकर नष्ट कर सकता है। पर DC में ऐसा नहीं होता। साथ में अगर बात करें तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो अपने को पूरे शरीर में कंपन भी पैदा कर देगी। पूरे शरीर में क्या कर देगी? कंपन पैदा, जिसकी वजह से अपने यहाँ से ये पता लग जाएगा तो पूरा बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर कंपन पैदा नहीं होते, और ऐसे बार बार होगा 50 बार 1 सेकंड में यहाँ पर, इसलिए कंपन ज़्यादा लगते हैं तो पूरी बॉडी में झटका लगेगा अपने। तो पहली बात थी ये। तो इस बात से अपने पता लगता है कि AC क्या है? खतरनाक ज़्यादा। और दूसरा जो पॉइंट है RMS वैल्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट RMS वैल्यू। मैं अगर साइकिल बनाता हूँ इस प्रकार ही, अपने जितने भी मीटर होते हैं वो सामने तो कौन सा मान दिखाते हैं? RMS मान दिखाते हैं। AC का RMS मान, DC का RMS मान क्या होता है? यानी कि DC जितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है, भाई मान लीजिए 1 एम्पीयर करंट भाई, तो उसके अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न की, अरे उतनी AC उत्पन्न कर दे, वो उनकी क्या? AC की RMS वैल्यू। ठीक है, सारे मीटर RMS मान दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे AC का मान क्या होता है? बार बार चेंज होता है। यहाँ पे कुछ रहा, यहाँ पे कुछ रहा, यहाँ पे कुछ रहा, यहाँ पे कुछ अलग अलग मान रहता है। तो सारे मीटर कौन सा मान दिखा देते हैं? RMS मान दिखा देते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल मान। पर तो अगर इसकी बात करें यहाँ पर, अगर अपन ने मान लीजिए किसी तार को पकड़ा तो यहाँ पे मेरे झटका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और यहाँ पे क्या झटका थोड़ा ज़्यादा लगा, यहाँ पर क्या तो एक बार खतरनाक झटका लगा मेरे,
और यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या लग गया, मतलब छोड़ दिया मुझे एकदम, बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। और यहाँ पे आने के बाद वापस मुझे पकड़ा, खतरनाक झटका लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे वापस से शून्य। यानी कि बार बार अलग अलग मान चेंज होंगे तो मान के अनुसार मुझे क्या लगेगा, झटका लगेगा। और यहाँ पे जो अपने घरों में आती है कितनी आती है, 230 वोल्टेज एसी आती है। वो क्या, उसकी RMS वैल्यू होती है। क्या होती है, RMS वैल्यू। परंतु अगर पिक वैल्यू की बात की, पिक वैल्यू का मतलब शिखर मान। अब शिखर मान कुछ अलग होता है इसका। ये क्या है इसका शिखर मान, तो शिखर मान इसका कुछ अलग होगा, लगभग कितना होगा, 325 वोल्टेज के आसपास, 325 या 311 वोल्टेज के आसपास इसका शिखर मान होता है। तो वो क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। पर अगर 230 वोल्टेज एसी है, 230 वोल्टेज मेरे पास क्या है, DC, इसका तो जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 230 वोल्टेज ही रहेगा। क्योंकि इसकी जो साइकिल होती है वो क्या चलती है, सीधी, तो इसका मान 230 ही रहने वाला है। परंतु इसका मान बार बार चेंज होता है, तो इसकी वजह से इसका जो पिक वैल्यू जो होगी, पिक वैल्यू मतलब शिखर वैल्यू, शिखर मान, वो कितना होगा, 325 वोल्टेज। तो आप ये बताइए कि 230 का झटका ज़्यादा लगेगा या 325 का। मेरे हिसाब से 325 वोल्टेज का झटका क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो ये झटका कम देगी, ये झटका क्या देगी, ज़्यादा। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ एसी ज़्यादा खतरनाक होती है। यानी 2 पॉइंट के अंदर एसी को क्या बता दिया, खतरनाक, और 2 पॉइंट में DC को क्या बता दिया, भाई ये खतरनाक है, नहीं है। अब तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपने सुना भी होगा। तीसरे वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पुराने समय में जब DC की खोज हुई थी, ये मेरे पास AC है, ये मेरे पास DC है। पुराने समय में जब DC की खोज हुई थी, सबसे पहले DC की खोज हुई थी, किसने की थी, एडिसन ने। ठीक है, एडिसन कंपनी चलाता था, जिसके अंदर वो DC उत्पादन करता, लोगों को सप्लाई देता, मतलब प्रत्येक घर में DC काम आती थी पहले। बाद में धीरे धीरे निकोला टेस्ला आए, उन्होंने क्या कर दिया, AC की खोज कर दी और AC का उत्पादन होने लग गया। अब कंपनी खोल ली, और कंपनी खोलने के बाद इसकी जो कंपनी थी वो अच्छी चलने लग गई। एडिसन ने ये बोला कि AC ज़्यादा खतरनाक होती है। किसने बोली ये बात है, एडिसन ने, जो DC उत्पादन करने वाली कंपनी का मालिक था। अब उसे घाटा लग रहा था इसलिए उसने बोल दिया, पर तो बाद में क्या हुआ, उसको मतलब लड़ाई में चेंज हो गई वो, तो उसके नाम, उस लड़ाई को क्या बोला जाता है, DC vs AC वॉर। यानी कि DC और AC के बीच में लड़ाई। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, बुकें भी आ चुकी हैं, आप देख सकते हो नेट के ऊपर, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब इसके फिल्म भी बन चुकी है। तो इस लड़ाई के अंदर यहाँ से पता चला कि AC रियलिटी में क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। ये बहुत ज़्यादा फेमस बात है कि वहाँ उस समय इसको सिद्ध कैसे किया गया था। सिद्ध इस प्रकार किया गया था कि जो एडिसन था उसने क्या किया, मतलब शोध किसके ऊपर, AC, वहाँ पर AC भी लेके आया, DC भी लेके आया। AC से और DC से जो एनिमल्स थे, यानी जानवर जो थे, उनके ऊपर झटके दिए गए, उनके ऊपर, जानवरों के ऊपर, घोड़े, हाथी, इनके ऊपर। तो वहाँ पर लगभग जो झटके लगे ज़्यादा वो AC के लगे, और वहाँ पे कुछ जानवरों की मौत भी वहाँ पे हो गई। किसकी वजह से, AC की वजह से। पर DC की वजह से वहाँ पे जानवरों की मौत नहीं हुई। तो इसलिए वहाँ पे ये बात सिद्ध हो गई थी कि AC रियलिटी में क्या है, ज़्यादा खतरनाक। फिर भी AC का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब ज़्यादा उपयोग किए जाने की वजह ये है कि अपने पास जो AC होती है उसका बहुत सारे उपयोग हैं, और आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है, इसका आसानी से उत्पादन भी किया जा सकता है, और आसानी से पारेषण भी इसका किया जा सकता है। यानी इधर से यहाँ पे उत्पादन मैंने किया, यहाँ से लेकर मतलब किसी तारों के माध्यम से दूसरी जगह पहुँचाया, आसानी से जा सकता है। पर तो DC को अगर पहुँचाया जाए तो वहाँ पे लागत का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होती, आवृत्ति वहाँ पे नहीं होती। और बहुत सारे उपकरण जो अपने घरों के पंखे वगैरह होते हैं, सारे उपकरण जो बने होते हैं वो लगभग AC पे काम करने वाले बने होते हैं। लगभग सारे के सारे किस पे काम करते हैं, AC पर। अब बात किसकी आती है, टीवी, रेडियो, ये सब किस पे काम करते हैं, ये करते हैं DC पर काम। ठीक है, तो वहाँ पे DC कैसे आएगी, तो वहाँ पे मतलब इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, लगभग अपने डायोड वगैरह, ये छोटे छोटे जो घटक होते हैं, ठीक है, वो लगा दिए जाते हैं, और AC और DC में वहाँ पे चेंज कर लिया जाता है। तो वहाँ से वो आसानी से परिवर्तित हो जाती है, तो वहाँ पे आसानी से उनको काम में लिया जा सकता है। तो इसलिए AC क्या है, ज़्यादा फायदेमंद है। और परंतु इसके AC क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। अपने जो झटके देने में क्या होती है, इससे ज़्यादा खतरनाक होती है, इससे आदमी मृत्यु तक हो सकती है। इसकी अपेक्षा जल्दी आदमी इससे मरता है, ना कि DC से। तो यहाँ से आपको ये बात पता लग गई कि AC ज़्यादा खतरनाक होती है, DC ज़्यादा खतरनाक होती है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी इंटरव्यू में भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एसी ज़्यादा खतरनाक होती है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो वहाँ पे यही बात बोलनी होती है कि खतरनाक दोनों ही होती हैं। खतरनाक कौन होती है? दोनों खतरनाक ही होती है। ये नहीं है ये खिलाएगी आपको, ये मार देगी, ऐसा नहीं होता। खतरनाक दोनों ही होती है, मौत दोनों ही दे सकती हैं। परंतु उनमें क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखते हुए एसी को अपन ज़्यादा खतरनाक है बोल सकते हैं डीसी की अपेक्षा। ठीक है, और वो नियम कौन से मैंने बता दिए। यहाँ पे 3 वजह थी जिनकी वजह से एसी को ज़्यादा खतरनाक है बताया गया। ठीक है, ये बातें थी एसी और डीसी में, और जैसा आपने थंबनेल देखा उसी के आधार पे मैंने आपको इसको बता दिया। तो ये, और अगले वाले वीडियो में अपन कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो नए टॉपिक होंगे वो होंगे अपने पास आवर्ती, आवर्तकाल, RMS वैल्यू, शिखर वैल्यू, इस प्रकार के छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उनको अपन कवर करेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अगर बाकी रह गया है या कोई चीज़ बाकी रह गई है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ये चीज़ बाकी रहेगी, ये आपने हमको बताई नहीं। तो लगभग मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और शायद समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप हमारे जो भी दिक्कत आपकी आती है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगले वाले वीडियो में अपने उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।